हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का सिविल नगरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के वीडियो में हम पेपर वन के लिए एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका डिस्कशन करने वाले हैं। इस पूरे पूरे जो क्वेश्चन सीरीज है उसमें एमपीपीएससी के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको शामिल किया गया है, साथ ही साथ यूजीसी नेट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। साथियों, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, साथियों जो हमारा पहला प्रश्न है सतत विकास एसडीजी गोल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है साथियों, सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में निम्न जो कथन है उन पर विचार करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पहला जो स्टेटमेंट है आपके लिए, इसमें जो 20 लक्ष्य एवं 180 जो है टारगेट निर्धारित किए गए हैं, यानी इट कंटेन्स 20 गोल्स एंड 180 टारगेट्स। सेकंड स्टेटमेंट है, इसे सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में जो है तो अपनाया गया। इट वाज अडॉप्टेड इन न्यूयॉर्क इन सितंबर 2015। ठीक। अब इसमें हमें करेक्ट जो ऑप्शन है उसको चूज करना है, कौन सा जो है तो करेक्ट। अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें, इसमें जो है तो 20 लक्ष्य और 180 टारगेट जो है तो निर्धारित किए गए हैं। ठीक। अगर हम 20 लक्ष्यों की बात करें तो 20 लक्ष्य नहीं, ये 17 लक्ष्य है। 17 लक्ष्य है। ठीक। और 169 जो है तो टारगेट है इसमें। ठीक। इसके अलावा तो मतलब ये स्टेटमेंट जो है तो आपका गलत हो गया। ठीक। जबकि सितंबर 2015 में से न्यूयॉर्क में जो है तो अपनाया गया, ये स्टेटमेंट जो है तो आपका करेक्ट है। ठीक। एसडीजी गोल की अगर बात करें, एसडीजी गोल की बात करें, 2015 में ये अडॉप्ट किए गए। ठीक। टारगेट कब तक का रखा गया है? 2030 तक का रखा गया है। ठीक। 2030 तक का टारगेट रखा गया है। पहल किसकी है ये? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन की पहल है। ठीक। अगर हम पहले गोल की बात करें, पहले नंबर पर जो है तो किसे रखा गया है? गरीबी को रखा गया पहले नंबर पर। सेकंड नंबर पर बात करें तो भुखमरी की बात की गई है, यानी कि जीरो हंगर की बात की गई है। जबकि तीसरा जो गोल है उसमें किसकी बात की गई है? हेल्थ की बात की गई है, यानी कि स्वास्थ्य की बात की गई है। किसकी बात की गई है? हेल्थ की बात की गई है। चौथे नंबर पर जो है तो एजुकेशन है, शिक्षा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई है। जबकि पांचवें नंबर पर लैंगिक समानता की बात की गई है, जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है, जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है। छठवें नंबर पर जो है तो क्लीन वाटर, क्लीन वाटर की बात की गई है। सातवां जो है तो क्लीन एनर्जी की बात करता है, क्लीन एनर्जी की बात की गई है। ठीक। एसडीजी के पहले कौन से गोल थे? एसडीजी के पहले जो है तो आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, जो कि 2000 में अडॉप्ट किए गए, 2000 में। और 2015 में जो है तो इन्हें अचीव करने का टारगेट रखते हैं। कितने गोल थे इसमें? 8 गोल थे। ठीक। ठीक। एसडीजी की हमने बात की, 2015 में इन्हें अडॉप्ट किया गया, 2030 तक का टारगेट रखा गया है यूएनओ के द्वारा। पहले नंबर पर अगर बात करें तो गरीबी की समाप्ति की बात की गई है। दूसरे नंबर पर जीरो हंगर की बात की गई है। तीसरे नंबर का जो गोल है उसमें हेल्थ की बात की गई है, जबकि चौथे नंबर पर एजुकेशन की बात की गई है। पांचवें नंबर पर जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है। ठीक। छठवें नंबर पर क्लीन वाटर की बात की गई, सातवें नंबर पर क्लीन एनर्जी की बात की गई है। जबकि इसके पहले कौन से गोल थे? एमडीजी थे। कब लागू किए गए? 2000 में लागू किए गए। कब तक का टारगेट रखा गया था? तो 2015 में, 2015 तक का टारगेट रखा गया था।
ठीक, यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट है सेकंड नंबर स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है तो इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा अगर हम एसडीजी रैंक की बात करें 2025 में, एसडीजी रैंक की बात करें 2025 में, इंडिया की कितनी रैंक है, इंडिया की 99th रैंक। ठीक, 167 देशों में, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में शामिल नहीं है, सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है कौन इसमें शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है जो आपके पास, इको सेंसिटिव जोन, यानी कि परिस्थिति संवेदनशील क्षेत्र जो है, ठीक है। देन है आर्द्र भूमि, वेटलैंड। देन है चिड़ियाघर एवं उद्यान, यानी जूज एंड पार्क की बात की गई है। फोर्थ जो आपके पास ऑप्शन है, कोस्टल रेगुलेशन जोन, तटीय विनियमन क्षेत्र। अब इसमें बात की गई कौन सा जो है तो शामिल नहीं है। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र की बात की जाए तो शामिल है, वेटलैंड की बात करें तो ये भी शामिल है, जबकि तटीय विनियमन क्षेत्र इसको भी शामिल किया गया है, जबकि चिड़ियाघर एवं ये जो उद्यान है ये किसमें शामिल है, 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में शामिल किए गए। ठीक, अगर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें 1986, इम्पोर्टेंट है ये, कब लागू किया गया था, अगर इसको देखें तो 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया। ठीक, इसके अलावा इसे क्या कहा जाता है, अम्ब्रेला विधान कहा जाता है पर्यावरण संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है तो करेक्ट हो जाएगा, जिसे चिड़ियाघर उद्यानों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक, इसके लिए अलग से कानून बनाया गया 1972 में। इसके अलावा अगर इसमें कितने अध्याय हैं, तो 4 अध्याय और 26 धाराएं तो शामिल की गई, 26 धाराएं शामिल की गई। ठीक, संविधान में बात करें कि कौन कौन से प्रोविजन है, इसके लिए हमें 1986 का एक्ट बनाया गया, तो आर्टिकल 253 है, इसमें अंतरराष्ट्रीय समझौतों के लिए कानून बनाने की बात कही गई है। साथ ही साथ डीपीएसपी में हमारे 48A में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, जो कि राज्य की जिम्मेदारी है। इसके अलावा नागरिकों के लिए भी बात की गई है, मूल कर्तव्य में। ठीक, 51A में तो पर्यावरण का संरक्षण करें, बचाव करें, उसके लिए प्रयास करें। ठीक, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है तो इस करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन जो चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है जैव विविधता से संबंधित क्वेश्चन है आपका। जैव विविधता पर जो कन्वेंशन है यानी कि सीबीडी, इस संबंध में जो भी स्टेटमेंट दिए उन पर विचार करना है, जो करेक्ट है वो आपको बताना है। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी। पहला जो स्टेटमेंट है आपके पास, यह 29 दिसंबर 1993 को अस्तित्व में आया। इट केम इनटू फोर्स ऑन 29 दिसंबर 1993। सेकंड है भारत इसकी एक जो है तो पार्टी है। थर्ड स्टेटमेंट है भारत ने इस पर 1996 में जो है तो साइन किए, हस्ताक्षर किए। चौथा स्टेटमेंट है आपके पास, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता जो दिवस है, दिवस क्या कह रहा है, 22 जून को मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा ये जो है तो 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है, यानी कि हमारा ये चौथा स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक, ये 29 दिसंबर 1993 को अस्तित्व में करेक्ट स्टेटमेंट है। भारत इसकी पार्टी है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। भारत ने इस पर 1996 में साइन किए, ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। भारत ने जो है तो 1994 में साइन किए है। ठीक, इस प्रकार से अगर ऑप्शन में देखें तो हमारा जो है तो थर्ड और फोर्थ गलत हो गए, फोर्थ गलत हो गया,
थर्ड भी गलत है, बचा क्या, फर्स्ट और सेकंड जो है तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पोल्यूटेंट से क्वेश्चन पूछा गया है आपका। क्वेश्चन है साथियों, घरों में जो प्रदूषक है सीसा का प्रमुख स्रोत जो है तो निम्नलिखित में से क्या है। व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट लेड इन होम्स। पहला जो ऑप्शन है आपके पास फर्नीचर है, सेकंड ऑप्शन है आपके पास पेंट, थर्ड जो ऑप्शन है आपके पास बर्तन, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास नोटबुक। आपको इसमें बताना है कि जो प्रदूषक शीशा है इसका प्रमुख सोर्स यानी मेजर सोर्स क्या है। पहले की बात करें फर्नीचर, सेकंड है पेंट, थर्ड है बर्तन, फोर्थ है आपके पास नोटबुक। इसमें जो है तो लेड की बात की जा रही है तो पेंट जो है तो लेड का सबसे बड़ा प्रबल सोर्स है। ठीक है, तो पेंट कैसा, जो पुराना पेंट है घरों में किया जाता है, जो पुराना हो जाता है धूल के फार्म में गिरने लगता है, जो हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सेकंड जो है तो इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन के साथ लिस्ट दी गई है, पहली लिस्ट को सेकंड से आपको मिलाना है। और लिस्ट में है क्या, आपदा का प्रकार दिया गया है और देन उसका रिजल्ट, प्रभाव क्या होगा, परिणाम क्या होगा, उसकी बात की गई है। ठीक, पहला जो ए में है आपके पास जैविक आपदा, सेकंड जो दिया गया है भू भौतिक आपदा यानी कि जियो फिजिकल डिजास्टर की बात की गई है, यानी हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर, यानी मानवजन्य यानी एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर की बात की गई है। अगर हम जैविक जैविक आपदा की बात करें, जैविक आपदा में क्या हो जाएगा, महामारी आ जाएगी और कीट आ जाएंगे। लेकिन अगर भूभौतिक आपदा की बात करें, भूभौतिक आपदा की जब हम बात करें करते हैं तो इसमें भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन को शामिल किया जाएगा। जबकि जलविद्युत आपदा यानी कि हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर की बात करते हैं तो इसमें बाढ़ को शामिल किया जाएगा, सूखा को शामिल किया जाएगा। ठीक, मानव जन्य की जब बात करते हैं तो ये नंगा हो गया, परिवहन आपदा जो है तो मानव जन्य आपदा में आ जाएंगे। ठीक, लेकिन डी का क्या हो गया आपका, थर्ड नंबर हो गया, तो डी का थर्ड, ऑप्शन नंबर थ्री जो है जिसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ए का सेकंड हो गया, बी का जो है तो फोर्थ हो गया, सी का जो है तो फर्स्ट हो गया, डी का जो है तो थर्ड हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। एसडीजी गोल से क्वेश्चन है साथियों, नंबर के हिसाब से बताना है कौन सा नंबर जो है तो किससे संबंधित है। ठीक, जल के नीचे जीवन की बात की गई है, यानी कि लाइफ बिलो वाटर की बात की गई है। कौन सा नंबर जो है तो लाइफ बिलो वाटर की बात करता है। पहला जो ऑप्शन है आपके पास एसडीजी 13 है, सेकंड ऑप्शन है आपके पास एसडीजी 14, थर्ड ऑप्शन आपके पास एसडीजी 15, जबकि फोर्थ ऑप्शन आपके पास है एसडीजी 12। ठीक, अगर एसडीजी 13 की बात करें तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, क्लाइमेट चेंज के लिए क्या एक्शन लिया जाए उसकी बात की गई है, क्लाइमेट चेंज की बात की गई है। एसडीजी 15 की अगर बात करें तो स्थल पर जीवन की बात की गई है, तो स्थल पर जीवन की बात की गई है। ठीक, एसडीजी 12 की बात करें, अगर 12 की बात करें, इसमें क्या किसकी बात की गई है, जिम्मेदारी पूर्वक उत्पादन एवं उपभोग की बात की गई है। जिम्मेदारी पूर्वक जो है तो इसकी बात की गई है, उत्पादन व उपभोग की बात की गई है, उत्पादन एवं उपभोग की बात की गई है। ठीक, जिम्मेदारी पूर्वक उत्पादन एवं उपभोग की बात की गई है किसमें, 12 नंबर पर। एसडीजी 14 में जो संबंध है लाइफ बिलो वाटर की बात की गई है। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है जिसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो जल के नीचे जीवन में मतलब महासागर और समुद्र की बात की गई है, महासागरों और समुद्रों की बात की गई, समुद्री जीवन की बात की गई। ठीक है, 13 हो गया हमारा क्लाइमेट चेंज, 14 हो गया हमारा लाइफ बिलो वाटर, 15 हो गया हमारा स्थल पर जीवन, ये आपको तैयार करना है। एसडीजी 12 जो है तो जिम्मेदारी पूर्वक
उत्पादन एवं उपभोग की बात की गई है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से क्योटो प्रोटोकॉल को निम्नलिखित में से किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी सीओपी में अडॉप्ट किया गया, अंगीकार किया गया? पहला जो ऑप्शन है आपके पास सीओपी 1, सेकंड ऑप्शन है आपके पास सीओपी थर्ड, थर्ड ऑप्शन है आपके पास सीओपी 7 की बात की गई है, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास सीओपी 10। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो 1997 में जो है तो अडॉप्ट किए गए। किससे संबंधित है ये? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है, उनका नियंत्रण करना है, नियंत्रण करना है। क्यों करना है? ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे बचा जा सके। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सके। ठीक, अगर हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात करें तो ये यूएन ट्रिपल सी की जो बैठक हुई वहां से 1992 में, वहां से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का क्या हुआ, उद्भव हुआ। ठीक, पहले सम्मेलन की बात करें सीओपी की, सीओपी फर्स्ट की जो बात करते हैं हम, सीओपी फर्स्ट की अगर हम बात करें तो बर्लिन में पहला पहला सम्मेलन हुआ। ठीक, कब हुआ? 1995 में। इस प्रकार से अगर हम सीओपी क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल जो है तो 1997 में अडॉप्ट किया गया, तो सीओपी थर्ड जो है तो इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट होगा, सीओपी थर्ड। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन साथियों फिर से वही एसडीजी गोल से संबंधित क्वेश्चन है। नंबर के हिसाब से जो है तो आपको बताना है कौन सा नंबर जो है तो इस महासागरों, सागरों और समुद्री संसाधनों को संरक्षित करना और उनका संधारणीय उपयोग और जो है तो संधारणीय विकास की बात की गई है। ठीक, यानी लाइफ बिलो वाटर की बात की गई है। पहला जो ऑप्शन है आपके पास एसडीजी 10 है, सेकंड है आपके पास एसडीजी 12, थर्ड है जो आपके पास एसडीजी 14, फोर्थ जो आपके पास है एसडीजी 16 नंबर। 16 नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें शांति एवं न्याय की बात की गई है। शांति एवं न्याय की बात की गई है, न्याय की बात की गई, पीस एंड जस्टिस की बात की गई है। ठीक, 16 में। 12 में हमने देखा था जिम्मेदारी पूर्वक उत्पादन एवं उपभोग की बात की गई है। ठीक, एसडीजी 14 में जो है तो लाइफ बिलो वाटर की बात की गई है। ठीक, आपको जो महासागरों और सागरों से संबंधित जो भी एसडीजी गोल है, कौन सा नंबर है? एसडीजी 14 नंबर। ठीक, अगर 10 नंबर की हम बात करते हैं तो ये किसकी बात की गई है? असमानता की समाप्ति की बात की गई है, असमानता को कम करना। रिड्यूस इनइक्वालिटी। ठीक, कैसी असमानता? देश के अंतर्गत जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर जो भी भेदभाव हो रहे हैं उनको जो है तो कम करने की बात की गई है। ठीक, आपका जो पूछा गया था आपसे महासागरों के बारे में पूछा गया था, किस नंबर पर है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है तो एसडीजी 14 में से शामिल किया गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है साथियों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से, आईएसए से बताना है कौन जो है तो निम्नलिखित में संस्थाएं जो है तो भारत से कारपोरेट जो है तो पार्टनर है इन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस मिशन। दीज एंटिटीज आर कारपोरेट पार्टनर्स फ्रॉम इंडिया। पहला जो ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, एनटीपीसी, सेकंड है पावर ग्रिड कारपोरेशन, देन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, फोर्थ ऑप्शन आपके पास है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, लास्ट है आपके पास भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी। इसमें बताना है कि आपको आईएसए में जो है तो कौन से कारपोरेट पार्टनर भारत से हैं आईएसए में। आईएसए की अगर हम बात करें, इसका ओरिजिन कहाँ से माना जाता है? 2015 में COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो बैठक हुई, कहाँ हुआ सम्मेलन? ये पेरिस सम्मेलन, पेरिस में हुआ। ठीक, इसमें किसकी बात की गई? ऑब्जेक्टिव क्या है? सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा का
ज्यादा से ज्यादा उत्पादन, सौर ऊर्जा को बढ़ावा। ठीक। अगर हम पहल देखें किसने की, संयुक्त रूप से किन दो देशों ने की थी इसकी पहल, इसमें मुख्य भूमिका जो है तो भारत और फ्रांस की है। भारत और फ्रांस की जो है तो मुख्य भूमिका है। ठीक। हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाता है, हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका जो होता है गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक। गुरुग्राम हरियाणा में। अगर इसमें कारपोरेट पार्टनर की बात करें तो एनटीपीसी इसका कारपोरेट पार्टनर है। पावर ग्रिड कारपोरेशन भी इसका कारपोरेट पार्टनर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है जिसका कारपोरेट पार्टनर नहीं है। जबकि फोर्थ है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ये भी पार्टनर है। फिफ्थ ऑप्शन आपके पास भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, ये भी एक पार्टनर है। ठीक। यानी कि आपको करेक्ट इनकरेक्ट क्या होगा इसमें, सी जो है तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बच्चा क्या आपके पास ए बी डी ई, ए बी डी, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे ओजोन परत से संबंधित। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक कौन है? द पोल्यूटेंट्स टू कॉज मैक्सिमम डैमेज टू ओजोन लेयर। और पहला जो ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोकार्बन, सेकंड ऑप्शन है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन आपके पास है नाइट्रस ऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन आपके पास है फ्लोरोकार्बन। ओजोन परत की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर नुकसान पहुंचाने की बात करें जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसी जो है तो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है ओजोन परत को। ठीक। इसके अलावा HCFC नुकसान पहुंचाते हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइलोन, ये सभी जो है तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। ओजोन परत की बात करें कहाँ पाई जाती है, तो ये आपके समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में, समताप मंडल में पाई जाती है। इसका रोल क्या है? इसका रोल जो है तो हानिकारक जो यूवी रेज है, हानिकारक यूवी रेज है, उनसे क्या करता है, बचाव करता है। हानिकारक यूवी रेज से बचाव करती है। ठीक। अगर यूवी रेज के कारण होगा क्या, ह्यूमन हेल्थ जो है तो अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है तो आपसे जो पूछा गया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ठीक। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है साथियों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। आसान क्वेश्चन है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किए गए? ठीक। इन विच ईयर वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन्फोर्स्ड इन इंडिया? पहला ऑप्शन है आपके पास 1972, सेकंड है 1980, थर्ड है आपके पास ऑप्शन 1970, फोर्थ ऑप्शन आपके पास है 1975 है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो कब लागू किया गया था? 1972 में लागू किया गया था। 1980 में बात करें तो यहाँ पर वन संरक्षण अधिनियम आया था, फॉरेस्ट से संबंधित कानून आया था, और संरक्षण अधिनियम को। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो इसमें 6 प्रमुख अनुसूचियां शामिल की गई। कभी कभी पूछा जाता है कितनी अनुसूचियां हैं, तो 6 प्रमुख अनुसूचियां इसमें शामिल। ठीक। इसके अलावा कुछ इसमें इस एक्ट के तहत कुछ बोर्ड बनाए जाते हैं जैसे कि NTCA। ठीक। इसके अलावा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड इसी एक्ट के तहत बनाया गया है। लागू करने की अगर आपसे डेट पूछी जाए 9 सितंबर। ठीक। 9 सितंबर जो है इसकी डेट है जब ये लागू किया गया है। इसके अलावा पृष्ठभूमि में अगर देखिए जब बैकग्राउंड देखा जाए तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जब ये कानून बनाया गया है। ठीक। तो स्टॉकहोम सम्मेलन मानव एवं पर्यावरण संबंधित। ठीक। कब हुआ? 1972। ऑप्शन नंबर ए जो है जिसका करेक्ट हो जाएगा। कब लागू किया? 9 सितंबर 1972 को। ठीक।
अगले क्वेश्चन पर चले साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष जो है तो लागू किया गया? सीधा सीधा आपको ईयर बताना है कब लागू किया गया था। पहला है ऑप्शन आपके पास 1980, सेकंड ऑप्शन आपके पास 1974, थर्ड ऑप्शन आपके पास है 1981। अगर 1981 की बात करें, इसमें वायु प्रदूषण संबंधित कानून आया, एयर पोल्यूशन, ठीक। 1974 में बात करें तो जल प्रदूषण संबंधित कानून आया, और 1980 में आपने देखा वन संबंधित कानून आया, ठीक। वन संरक्षण की बात की गई, ठीक। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम की अगर बात करें, इसके तहत किसका गठन किया गया है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो है तो गठन किसके, किस एक्ट के तहत किया गया, अगर ये पूछा जाए आपसे, इसी के तहत, ठीक। इसी के साथ राज्यों में जो है तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात गई है, इसी एक्ट के तहत, इसी एक्ट के तहत जो है तो ताकत मिलती है, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है साथियों, भारत सरकार ने पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण नियम कब पारित किया? आसान क्वेश्चन है, आपको सीधे सीधे बताना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है तो कब पारित किया गया। पहला ऑप्शन आपके पास 1981, सेकंड है 1986, थर्ड ऑप्शन आपके पास है 1988, फोर्थ ऑप्शन आपके पास 1998। आसान क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन हमने देखा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात की जा रही है कि कब पारित किया गया, 1986 में पारित किया गया, ठीक। 1981 हमने किसको देखा, वायु प्रदूषण से संबंधित कानून देखा। 1988 में अगर बात करें तो राष्ट्रीय वन नीति जो है तो 1988 में आई थी। राष्ट्रीय वन नीति, अगर ये पूछा जाए तो राष्ट्रीय वन नीति कब आई? 1988 में आई है, ठीक? इसके अलावा अगर जैव विविधता से संबंधित कानून पूछा जाए, जैव विविधता से संबंधित कानून पूछा जाए कि कब आए भारत में, कौन सा कानून लागू है इस टाइम पर? 2002 में आए कानून। पर्यावरण के लिए हो गया 1986 में कानून, जल प्रदूषण के लिए हो गया 1974 में कानून, वायु प्रदूषण के लिए हो गया 1981 में कानून, जबकि 1988 में क्या है, राष्ट्रीय वन नीति है, और 1980 में जो है तो वन संरक्षण अधिनियम की बात की गई है, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जो है तो बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नीकरण प्रदूषक नहीं है? कौन सा इसमें नहीं है? पहला ऑप्शन है पेपर, कागज, सेकंड है भोजन एवं पादप अपशिष्ट, फूड एंड प्लांट वेस्ट, थर्ड है कीटनाशक, फोर्थ ऑप्शन आपके पास है वुड एंड सेलुलोज। अगर हम बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो ऐसे पोllutants जो है तो सूक्ष्म जीवों द्वारा जिनका जो है तो अपघटन नहीं किया जा सकता, तो कागज किया जा सकता है, भोजन एवं पादप अपशिष्ट ये भी किया जा सकता है, कीटनाशकों का जो है तो नहीं किया जा सकता, कास्ट एंड सेलुलोज का भी किया जा सकता है सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन, ठीक। ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी जो है तो इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। साथियों क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है प्रदूषण के बारे में, कौन सा प्रदूषण जो है तो मनुष्यों में इटाई इटाई रोग से संबंधित, इटाई इटाई रोग का, इटाई इटाई रोग जो है तो करता है, विच पोल्यूशन कॉजेज इटाई इटाई डिसीज इन ह्यूमन बीइंग, ठीक। पहला है पारा, सेकंड है कैडमियम प्रदूषण, थर्ड है आर्सेनिक, और फोर्थ है नाइट्रेट प्रदूषण, ठीक। अगर हम नाइट्रेट की बात करें, इसे क्या कहा जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है, सिंड्रोम, ठीक। इसके अलावा अगर हम आर्सेनिक की बात करें, इसका, इसे क्या कहा जाता है, ब्लैक फुट कहा जाता है, ब्लैक फुट कहा जाता है, कैडमियम की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, इटाई इटाई, ठीक। कैडमियम इटाई इटाई। पारा की बात करें जिसे मिनीमाटा, मिनीमाटा,
ठीक, ये जो है तो आपको तैयार कर लेना है। कैडमियम से अगर पूछा जाए तो इटाई, पारा से अगर पूछा जाए तो मिनीमाटा, आर्सेनिक से अगर पूछा जाए आपसे तो ब्लैक फुट, नाइट्रेट से अगर पूछा जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, आपसे पूछा जाए नॉक डी सिंड्रोम के बारे में। कौन सा प्रदूषण जो है तो नॉक डी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन आपके पास है फ्लोराइड, सेकंड है आपके पास मरकरी, थर्ड ऑप्शन आपके पास है आर्सेनिक, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास कैडमियम। अगर हम नॉक डी सिंड्रोम की बात करें तो किससे संबंधित है? फ्लोराइड से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए जो है जिसका करेक्ट हो जाएगा। मरकरी का हमने देखा मिनीमाटा, आर्सेनिक का हमने देखा ब्लैक फुट, कैडमियम हमने देखा इटाई इटाई। ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो है तुम्हारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों बायो ई3 से संबंधित क्वेश्चन है कि बायो ई3 नीति जो है तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा दी गई है, इसका अर्थ क्या है? पहला जो ऑप्शन है आपके पास अर्थव्यवस्था यानी कि बायोलॉजी फॉर इकोनॉमी एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। सेकंड ऑप्शन आपके पास है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट। थर्ड ऑप्शन आपके पास है बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनर्जी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट यानी कि ऊर्जा, स्वरोजगार एवं पर्यावरण। लास्ट ऑप्शन आपके पास है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एंड रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। अगर हम बायो ई3 की बात करें तो अगस्त 2024 में, अगस्त 2024 में, अगस्त 2024 में ये पॉलिसी लाई गई। ठीक, इसका मेन मोटिव क्या है? जैविक उत्पादों का जो है तो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना, बढ़ावा देना होगा। साथ ही साथ नेट नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी की बात की गई है। नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी की बात की गई है। ठीक, ठीक। अगर इसके हम फुल फॉर्म की बात करें बायो ई3 में क्या हो जाएगा? बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, साथियों इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर एंड होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए आपसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।